हेलो साथियों, सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली वीडियो के माध्यम से बात कर रहे थे कि आगे की प्लानिंग हम लोग ठीक से करके जो है एचसीएस तक चलेंगे थोड़ा, और कुछ एक हेल्प जो है हम एकेडमी की तरफ से एचसीएस की जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उन बच्चों की करेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं पॉलिटी पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर एक वीडियो बना रखी है वैसे तो चैनल पर ही। तो उसमें से आप लोगों को जो जैसा भी इसका प्रिपरेशन है मैंने उसी के अकॉर्डिंग बनाया है कि आप लोग जो है एटलीस्ट ये वाले टॉपिक्स तो जरूर देख लो, है ना। लेकिन मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा ये आइडिया देना चाहता हूँ कि पॉलिटी की प्रिपरेशन जो है आपकी किस स्तर तक होनी चाहिए। हालांकि डिमोरलाइज नहीं होना है, आपकी जैसी भी प्रिपरेशन है क्या पता उसी में ही निकल जाएगा, ठीक है। बट डिमोरलाइज नहीं होना है कभी भी किसी की बातों से। आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, बस फिर दैट्स इट। हाँ, मेहनत का मेथड गलत है तो अपने आप को एनालाइज जरूर कर। और इन एग्जाम्स की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी हो वैसे तो उनमें अगर आप खुद को एनालाइज नहीं कर रहे हैं और आजकल सिर्फ पढ़ रहे हैं तो उस चीज का कोई ज्यादा सा महत्व होता नहीं है। आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सब पढ़ के जाऊंगा जाते एग्जाम में सब क्वेश्चन फोड़ दूं। नहीं होता भाई साहब ऐसा, क्योंकि नेचर ऑफ एग्जामिनेशन जो है, नेचर ऑफ जो है क्वेश्चंस जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो क्वेश्चंस का जो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूछने का जो तरीका है ना उसमें बदलाव है। उसमें सारे पढ़े हुए नहीं आएंगे, बट बिना पढ़े हुए भी आप कैसे कर सकते हो अगर आपका सही मेथोडोलॉजी से आप पढ़े हुए हैं, तभी आप कर सकते हैं, है ना। तो कुछ एक क्वेश्चंस आज हम लोग बात करेंगे। आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग इतने क्वेश्चंस में से मान के चलिए कि 20 के क्वेश्चंस आसपास हम लोग डिस्कस करेंगे, आप 10 से 15 क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं, 11 कर रहे हैं, 14 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आप एवरेज आपकी पॉलिटी ठीक है। 10 से कम है तो मेहनत और ज्यादा करो, और 15 से ज्यादा है तो पॉलिटी को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, ठीक है। ये केवल 20 क्वेश्चंस है। ऐसे 20-20 क्वेश्चंस के मैं सेट बना के जो है ना आगे भी आप लोगों के साथ कम से कम भी 5-6 सेट जो है इस प्रकार के पॉलिटी के डिस्कस करूंगा, ताकि आप अपनी तैयारी को एक दिशा देने में जो है आपको मदद मिल सके, ठीक है। और अपनी तैयारी को आप बूस्ट कर पाए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप मेरे साथ बस कोशिश करिएगा कि आप आंसर कर पाए, ठीक है ना। तो अगर 15 से ऊपर कर रहे हैं तब तो पॉलिटी के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, और 10 से कम रह जाते हैं तो ये मान के चलिए कि फिर आपको थोड़ा सा पॉलिटी पे भी और फोकस करना है, ठीक है। 10 से 15 है तो एवरेज है, थोड़ा बहुत रिवाइज करिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी सब्जेक्ट्स पे और फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाए हुए हैं, इनका जो लेवल है वो ठीक ठाक एचसीएस के अकॉर्डिंग मैच करता हुआ बनाया गया है, तो आप उसी अकॉर्डिंग देख लेना। चलो करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करने का कोशिश करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रियम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। जो प्रियम्बल था उसको यानी प्रस्तावना को संपूर्ण संविधान पहले अधिनियमित होने के बाद अधिनियमित किया गया था। ये बात सही है कि गलत है? तो पहले तो ये देखना है। देखो अब सबसे बड़ी गलती क्या है, पिछले क्वेश्चन पिछले जो एग्जाम हुआ था इस चीज का उसमें बहुत सारे बच्चों की गलतियां ये रही थी कि उन्होंने करेक्ट और इनकरेक्ट को ठीक से नहीं देखा। ऐसी गलती भाई साहब कैसे कर सकते हो, अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो है दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन, एचसीएस में तो ऐसा भी होता है 0.25 से आप रह जाओगे, है ना। कट ऑफ 65 पे गई है, आपका 64.75। बड़ा दुख लगता है बाद में। इस दुख से बचने का एक ही है कि अपने कान नाक सब खोल के अच्छे से दिमाग के सारे बटन जो है वो खोल के या दबा के जैसे भी करना है आपको, और फिर जो है ना पढ़ाई कीजिए, और उसी आधार पर जो है क्वेश्चन करते टाइम, क्योंकि एग्जाम है वो रियल एग्जाम है, वहां पे गलती जो है वो आपको महंगी पड़ती है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से, और ऐसी गलती जो क्वेश्चन आते आते करेक्ट इनकरेक्ट की वजह से हो गई हो, इतना दुख लगता है। समझ सकते हैं कुछ बच्चे जिन्होंने जिनको पहले लगा है ना। बाकी जो नए हैं इस लाइन में उनको आगे पता लगेगा। तो खैर आप लोग शायद ऐसी गलती ना ही करें, मैं इसी उम्मीद को उसी बात को ध्यान में रखता हूँ। तो यहाँ पे पूछा इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या बोला है कि इनकरेक्ट बताना है हमें कौन सा है। करेक्ट बता देंगे, पेन का कलर चूज कर लेते हैं अपन अच्छा सा। ये इनकरेक्ट बताना है इनको, ठीक है। तो करेक्ट इनकरेक्ट में इनको चाहिए इनकरेक्ट कौन सा है। तो द प्रियम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड, ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये करेक्ट है। दूसरा है कि भारत के संविधान के सभी प्रावधान 26 नवंबर 1949 से लागू हुए। सभी प्रावधान मतलब सभी आर्टिकल क्या 26 जनवरी नवंबर 1949 को लागू हो गए थे? नहीं, ओनली 15 प्लस एक 16। एक आर्टिकल वो भी था ना जिसमें ये लिखा हुआ था कि अब से लागू होंगे, तो उसको मिला के 15 प्लस एक 16, तो 15 आर्टिकल ही लागू हुए थे उस दिन, अभी नहीं लागू हुए थे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी दूसरी। तीसरा स्टेटमेंट है द डेट
Mentioned in the preamble is the date when the constitution was adopted, enacted and enforced. प्रस्तावना में उल्लिखित तारीख वह तारीख है जब संविधान को अपनाया गया, अधिनियमित किया गया और लागू किया गया। सब बातें नहीं है प्रस्तावना में, इसीलिए प्रस्तावना को ठीक से पढ़ना। मैं टॉपिक बताया था तब बताया ना प्रस्तावना का इंपॉर्टेंस है। प्रस्तावना को ठीक से तैयार कर लिया और वो 4 टॉपिक मैंने बताए थे साथ में, तो 25% काम हो जाता है। इसलिए प्रस्तावना को बारीकी से पढ़ना है। उसमें जो है नीचे तीनों वर्ड नहीं लिखे हुए उसमें कि डेट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड एनफोर्स्ड, क्या ऐसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना। तो इसलिए इसने ज्यादा लिख दिया अपनी तरफ से एक वर्ड और उसी में गलती हो गया पूरा का पूरा। तो इसलिए प्रस्तावना को ठीक से पढ़ना, ये यही बात बता रहा है। दूसरा और तीसरा जो दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है, ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट गलत है बिकॉज ऑफ एक सिंगल वर्ड जो है इधर उधर करते ही। तो इतना बारीकी से पढ़ना है प्रस्तावना को, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा गलत है, इसमें डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा था, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या है सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म नेशन? राष्ट्र शब्द का सबसे उपयुक्त वर्ण जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने ठीक से, कौन सा है बताओ फिर। इट इज ए लीगल पॉलिटिकल एंटिटी दैट फुलफिल्स द सिक्योरिटी एंड वेलफेयर नीड ऑफ इट्स पीपल। यह एक कानूनी राजनीतिक इकाई है जो अपने लोगों की सुरक्षा और कल्याण आवश्यकताओं को पूरा करती है। ये स्टेट की डेफिनेशन होती है, ना कि नेशन की। स्टेट और नेशन के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। स्टेट जो है और उसके नेशन के बीच का डिफरेंस। नेशन क्या होता है? लोगों के अंदर एक होने की भावना, फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस जब होती है, उसको नेशन या राष्ट्र बोलते हैं। तो कंट्री का डेफिनेशन, नेशन का डेफिनेशन और स्टेट का, तीनों डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तब इसका आंसर कर पाते आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, देखिएगा, ये स्टेट का डेफिनेशन है। अगेन इट इज ए पॉलिटिकल एंटिटी दैट नेसेसरली कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट, ये स्टेट का डेफिनेशन। अगेन ये भी राज्य का डेफिनेशन है, स्टेट का डेफिनेशन है ये भी। इसके बाद तीसरा है, इट इज डिफाइंड एज एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन गवर्नमेंट। इसे भूमि का एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे उसकी अपनी सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दिस इज कॉल्ड कंट्री, नॉट द नेशन। नेशन में मैंने बोला ना, फीलिंग ऑफ वननेस। इट इज a community of people naturally linked together by certain collective beliefs, aspirations and imagination of its members. This is the correct। यह लोगों का एक समुदाय है जो अपने सदस्यों की कुछ सामूहिक मान्यताओं, आकांक्षाओं और कल्पनाओं द्वारा स्वाभाविक रूप से एक साथ जुड़ा हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड नेशन। तो नेशन का करेक्ट डेफिनेशन ये है। ये स्टेट का डेफिनेशन है, ये भी स्टेट का है, ये कंट्री का है। तीनों देख सकते हैं आप, इससे याद भी रख लेना चाहिए, यहीं पे काम बन गया। ये डेफिनेशन जो है नेशन का, चौथा, डी इज द करेक्ट आंसर। इसने ये पूछा ना उपयुक्त कौन सा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ने का कोशिश करोगे ना तो अपना टाइम बच सकता है ना। तो आप क्वेश्चंस को ना आप साथ साथ पढ़ा करो, मैं एक एक लाइन को बोलूंगा तब तक तो आप पढ़ दोगे क्वेश्चन को, इसलिए मैं साइड में भी हट रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को इस कोशिश करना है ताकि हमें वीडियो, बहुत लंबी वीडियो ना बनानी पड़े, क्योंकि समय का अभाव है आपके पास। मेरे पास तो है भी, बट आपके पास अभाव है, और मुझे आप लोगों के लिए ही देखनी है ये सारी चीजें, ना कि मेरे लिए। तो इसलिए आप लोगों को कम समय में, अगर कम टाइम में हम लोग कर पाते हैं चीजों को, तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग साथ साथ, इंग्लिश वाला भी दिख रहा है, हिंदी वाला भी दिख रहा है, इसके अलावा इस तरह की बजाय कुछ और भी आपको हो तो मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कि सर इस तरह ना लगाने की बजाय आप ऊपर नीचे लगाओ या ऐसे, ठीक है। अगर सही लगता है सबको तो ऐसे ही लगाते रहेंगे आगे के क्वेश्चन में। और कोई सजेशन किसी का हो तो वो बता देना कि पीडीएफ को कैसे सेट करना है, ठीक है। बाकी मैंने मेरी तरफ से एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी ऐसे करवा दिया, मेरे ख्याल से ठीक रहेगा सबके लिए। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। द इंडियन सिटीजनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी कंपल्सरी टर्मिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कब भारतीय नागरिकता केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से समाप्त कर दी जाएगी, कब ऐसा हो सकता है? तो सिटीजनशिप टॉपिक से क्वेश्चन है। 5 प्रकार से सिटीजनशिप ले सकते हो, 3 प्रकार से डिप्राइव हो सकती है, यानी वंचित किया जा सकता है। तो वंचित किए जाने वाले टॉपिक को जब पढ़ोगे ना, उसमें बताया हुआ है ये, ठीक है। तो क्या क्या है? ए सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। बिल्कुल, अगर फ्रॉड से लिया हुआ है नागरिकता तो हम लोग समाप्त कर देंगे उसकी। हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, संविधान के प्रति जो है वो निष्ठाहीनता दिखाता है, यानी डिसलॉयल्टी दिखाता है, तब हम लोग कर सकते हैं। ए सिटीजन हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग कम्युनल वायलेंस। अगर कम्युनल वायलेंस यानी सांप्रदायिक हिंसा को भड़काता है तो केस और चलाएंगे ना, नागरिकता थोड़ी ना खत्म कर देंगे उसकी, ऐसा नहीं होता है। तो ये वाली बात गलत है इसकी। तीसरी बात गलत है। चौथी क्या है? विद इन 5 years, ये तीसरी बात गलत है। चौथी बोल रहा है विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन ए सिटीजन हैज बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years।
5 साल अभी नागरिकता लिए हुए नहीं थे सारे, और 2 साल की जो है किसी देश के अंदर सजा हो गई उसको। तो ऐसे आदमी को हम लोग रख के क्या करेंगे भाई? दिक्कत है ना? तो ऐसे को वंचित कर देंगे। तो ये बात एकदम सही है, लिखा हुआ है ऐसा। तो ये वाली बात भी सही है, तो 3 सही है, 1, 2, 4, और तीसरी स्टेटमेंट गलत है। तो 1 टू 4 आंसर कौन सा है? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे पॉलिटी आनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए। है आसान, मुश्किल नहीं है। पढ़ते टाइम इस लिहाज से पढ़ना है, रिवीजन करते टाइम इस लिहाज से रिवाइज करना है चीजों को, कैसे क्वेश्चंस डील कर पाओ आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, शाबाश। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग statement is correct regarding the features of fundamental right enshrined in part 3 of the Indian Constitution। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या बताना है? सही है बताना है। The application of fundamental rights to the members of police forces can be abrogated by the President of India। क्यों President of India नहीं? पार्लियामेंट आना चाहिए था। आर्टिकल कौन सा है? 33 है। आर्टिकल 33 में तो लिखी हुई है बात, अनुच्छेद 33 में लिखी हुई है। दूसरा है एग्रीव्ड, तो ये गलत हो गया ना, पहला तो नहीं हो सकता। एग्रीव्ड पर्सन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट ओनली बाय द वे ऑफ अपील अगेंस्ट। आर्टिकल 32 नहीं पढ़ा क्या आपने? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएगा। स्टेटमेंट 2 भी गलत है। एग्रीव्ड पर्सन, किसी के मौलिक अधिकारों का दिक्कत होता है तो आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है, पढ़ा होगा आपने। हेबिस कॉर्पस है, मैंडामस है, सर्टियोरेरी है, प्रोहिबिशन है। याद आ रहा है ऐसा कुछ? नहीं आ रहा है तो करो, क्यों वारंटो है। तो ये 5 जो है आपकी रिट जारी होती है, तो ये भी गलत हो गई क्योंकि डायरेक्टली जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के केस में। राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। बोल रहा है कि राइट्स जो आर्टिकल 19 के तहत है। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं। कब गलत कर सकते हैं? जब आप प्रेसिडेंट पढ़ते हो और प्रेसिडेंट की पावर पढ़ते हो, उस टाइम पे इमरजेंसी पावर को ठीक से नहीं पढ़ा है तो। इमरजेंसी पावर बच्चा पढ़ता है 356 और 360 और 352, 3 आर्टिकल पढ़ लेता है। भाई साहब 352 जब आर्टिकल पढ़ते हो ना, तो साथ में 358 और 359 को पढ़ो। 358 में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाता है कब? जब एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 जो है आपका सस्पेंड हो जाता है तुरंत। लेकिन अगर इस आधार पर लगा हो, किस आधार पर? आर्म्ड रिबेलियन, यानी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा हो, तब आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है। समझे बात को? और आर्टिकल 359 में क्या लिखा हुआ है? 359 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है एक सेपरेट ऑर्डर से राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करते हैं। ये बात 359 में लिखी हुई है, और ये वाली कहां लिखी हुई है? 358 में लिखी हुई है। दिख रहा है ना आपको यहां तक? अच्छा, पेन का कलर भी मैं और ले लेता हूँ, मेरे ख्याल से इसमें कम दिख रहा है, सब मुझे लग रहा है। ब्लैक देखते हैं, ब्लैक तो यही है, व्हाइट है, ग्रीन देख लेते हैं, ग्रीन शायद ठीक रहेगा, ग्रीन दिख जाएगा। तो आर्टिकल 358, तो ये जो है आपका करेक्ट हो गया। सी स्टेटमेंट इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट। ठीक है। डी में क्या लिखा? फंडामेंटल राइट्स नेसेसरली रिक्वायर लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू देम, कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक रूप से कानून बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? कुछ मौलिक अधिकार जो है उनके लिए कानून बनाने पड़ते हैं, जैसे आर्टिकल 16 के लिए, 17 के लिए। बाकी तो मौलिक अधिकार स्वतः ही लागू है ना। एपीएसपी को लागू करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऑलमोस्ट जो है वो खुद से ही लागू है। तो डी स्टेटमेंट जो है अगेन इनकरेक्ट। तो 3 इनकरेक्ट हो गई, एक करेक्ट पूछी थी। सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा सबको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पे चलो। 4 हो गए, पांचवा पढ़ो। विद रेफरेंस टू आर्टिकल 18 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर करो, बताओ आंसर। पहली क्या है? पहला बोल रहा है इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एन एकेडमिक डिस्टिंक्शन ऑन ए फॉरनर। सेना और शिक्षा को छोड़कर अन्य जो आपके टाइटल्स है वो नहीं दिए जा सकते। तो इसमें शिक्षा को थोड़ी ना एक्सक्लूड कर रखा है, वो तो इंक्लूडेड है, दिक्कत ही नहीं है। तो एकदम सही है। एकदम जो है सॉरी गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि प्रोहिबिट नहीं करता, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग। प्रोहिबिट नहीं करता, स्टेट को अलाउ करता है एकेडमिक के लिए। तो ये वाली स्टेटमेंट इस आधार पर गलत होगी कि इसने प्रोहिबिट्स लिख दिया। ठीक है, तो ये वाली बात गलत हो गई। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री एंड पद्म भूषण आर नॉट कंसिडर्ड एज टाइटल अंडर। एकदम सही बात है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री जो है ये नेशनल अवार्ड्स जो है इनको टाइटल नहीं कंसीडर किया जाता आर्टिकल 18 के तहत। आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और लेकिन इनको सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते आप अपने नाम के आगे और पीछे। ठीक है, तो ये वाली बात सही है।
दूसरी बात सही है, पहली गलत है। इन्होंने क्या पूछा था भाई साहब अपने से? नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कौन सी? पहली नॉट करेक्ट है, पहली नॉट करेक्ट, दूसरी करेक्ट। आंसर ए ओनली। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। अच्छे से पढ़ना इन क्वेश्चंस को ध्यान लगा के, और फिर सोचना, अपनी बुद्धि का पूर्ण इस्तेमाल करना है। ठीक है, बहुत इजी है, बट गलत होने के चांसेस है अगर थोड़ा सा इग्नोरेंस दिखाया तो। गलत भी बहुत जल्दी होंगे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 25 से 28 वाली बात आ गई है। दो आंसर इसका। फ्रीडम बोल रहा है रिलीजियस डिनोमिनेशन इज ए सब ग्रुप विद इन ए लार्जर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉलोज कॉमन फेथ प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन। एक रिलीजियस डोमिनेशन डिनोमिनेशन क्या होता है? एक सब ग्रुप होता है एक लार्ज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एकदम सही बात है, ये वाली बात आप लोग रट लेना, ये आपको पता हो जानी चाहिए आगे के लिए। फिर बोल रहा है डिवोटीज ऑफ लॉर्ड अयप्पा कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिलीजियस डोमिनेशन ना। ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट का भी है। कौन सा केस था? सबरीमाला, सबरीमाला टेम्पल केरला का, ये मामला उसी का ही है, लॉर्ड अयप्पा। ठीक है, वहां का मामला है, तो ये नहीं कंसिडर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, और यहीं से अगली स्टेटमेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके लिए। ये कई बार न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलती है। क्यों मिलती है अभी सुनो। बोल रहा है द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द प्रैक्टिसेस दैट आर एसेंशियल टू ए रिलीजन। अनिवार्यता का सिद्धांत उन प्रथाओं को पहचानने में मदद करता है जो किसी धर्म के लिए आवश्यक है। क्या है मतलब, मैं सीधा बता देता हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी क्या है? किसी भी धर्म में ये चीजें आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर कुछ प्रथाएं छोड़ दी तो उसके बाद वो धर्म वो बचेगा ही नहीं, उसका ओरिजिनलिटी। तो वो होता है एसेंशियल प्रैक्टिसेस। तो अगर किसी धर्म के अंदर ऐसी चीज है जिसको हम छोड़ने के बाद वो धर्म बर्बाद हो रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसके बिना काम चल सकता है, तो फिर उस प्रथा को हम लोग छोड़ सकते हैं। जैसे कि सपोज करो सबरीमाला टेम्पल है, उसमें महिलाओं को हम लोग जो है एक सर्टेन एज के बाद, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होने के बाद जो है महिलाओं को अशुद्ध मानते हुए, जेंडर जो है एक तरह से इनइक्वलिटी की जाती थी वहां पर, उनको टेम्पल में अलाउ नहीं किया जाता था। गलत बात थी। तो ये चीज जो है यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी लगता है। इस इन चीजों के बगैर भी तो धर्म तो वैसे के वैसे, उस पर कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, कुछ दिक्कत नहीं हो रही है महिलाओं को, अगर हम लोग आने देते हैं तब भी। ठीक है, तो ऐसा ऐसे तब आपको देखने को मिलते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी क्या है? जब किसी चीज के बिना धर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसके साथ कंसिडर किया जा सकता है। फर्क पड़ रहा है तो कंसिडर किया जा सकता है। तो दोनों को अच्छे से देख के और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसले लेता है। देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। तो ये वाली बात तो एकदम सही है। तो पहली और तीसरी सही है, चौथी जो आपकी दूसरी गलत है। उसने करेक्ट आंसर पूछा है अपने से। करेक्ट इनकरेक्ट में बहुत कॉन्शियस रहना है, इसमें गलती नहीं चाहिए, 10 सेकंड फालतू लग जाए। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, करेक्ट पूछा है तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपर, पीडीएफ जो है प्रॉपर दिख रही होगी अच्छे से। इस प्रकार से चाहे 2 बार पढ़ लेना क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन एक एक छांट के बनाया हुआ है अच्छे से अच्छा, ताकि आपकी तैयारी बूस्ट हो सके। इसी माइंडसेट से बनाया है पूरा टेस्ट। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। करो भाई विचार। बोल रहा है द वर्ड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब डिफाइंड और अनडिफाइंड की बात आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं डिफाइंड है। सीधा ही सीधा जो है लगा दिया करो ऐसे आंसर्स। तो नहीं डिफाइंड है, ऑलमोस्ट नहीं डिफाइंड है, तो इसलिए सही बात है। नॉट डिफाइंड लिखा है, करेक्ट बात मिलेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट एवरी स्टेट मस्ट प्रोवाइड। मैं हिंदी वाले बच्चे साथ के साथ पढ़ रहे हैं, ये मान के बोल रहा चल रहा हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश इंग्लिश वाला पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, हिंदी वाला आप लोग साथ साथ पढ़ दिया करो तुरंत। The Constitution of India provides that every state must provide primary and secondary education in mother tongue. प्राइमरी ओनली भाई साहब, नॉट सेकेंडरी। सेकेंडरी वाली बात गलत है ना, प्राइमरी में देना है, प्राइमरी एजुकेशन की बात है, सेकेंडरी की नहीं है। ठीक है ना, तो ये वाली स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी क्योंकि इसने प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों लिखा हुआ है। तो माध्यमिक नहीं आएगा, प्राथमिक आएगा केवल। करंटली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट आएगा। सेंट्रल, देखो ऐसी माइनर माइनर गलतियां होती है तो आपको गड़बड़ कर देती है। इसने क्या पूछा है? करेक्ट आंसर। करेक्ट कौन सा है? ओनली वन है, तो वो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को? इस तरह से इजी था क्वेश्चन, टफ नहीं है। अभी तक कितने ठीक हो गए बताते रहना, कमेंट डाल डाल के, बाद में देखता रहूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में लिखते रहना। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है आप पढ़िएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संसद और राज्य विधानसभाओं की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कर दो भाई विचार फटाफट से। क्या बोल रहा है?
State legislature cannot make laws for prescribing punishment for those acts that are declared to be of offenses under Article 17. ये ऑफ और इधर से हटा के मैं इधर लेके आ रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट ऐसे होगा, ऑफेंसेस, ये ऑफेंसेस ऐसे था, इधर आना था, ऑफेंसेस अंडर आर्टिकल 17। मतलब क्या कह रहता है कि राज्य विधानमंडल जो है वो अनुच्छेद 17 के अंदर जो पनिशमेंट जो है वो नहीं दे सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो फंडामेंटल राइट्स पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को है। तो पहली स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है, कोई दिक्कत है ही नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक, सही बात है। आर्टिकल 35 रिस्ट्रिक्ट्स द पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग ए लॉज ऑन मैटर्स विद इन ए स्टेट, द स्टेट लिस्ट। रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, क्या करता है फिर? इंपावर करता है पार्लियामेंट को कि आप स्टेट लिस्ट में अगर मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो है आपको कानून बनाना पड़ता है तो आप बना सकते हैं। ये जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है बल्कि इंपावर करता है आर्टिकल 35। तो इसलिए गलत हो गई आपकी दूसरी स्टेटमेंट, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो करेक्ट, ओनली करेक्ट पूछा है तो ओनली वन करेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा भाई साहब, तब जाके बात बनेगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगले क्वेश्चन में क्या है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अगेन मैंने बोला ना, फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ये टॉपिक्स ध्यान से करने। प्रियम्बल हो गया, इसके अलावा आपका ये हो गया सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके अलावा आपका अ, अ, जो प्रेसिडेंट वाला पार्ट है, डीपीएसपी है, इनको बहुत ढंग से करना है, ठीक है, इनसे गलतियां होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंडामेंटल राइट्स। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम। क्या मौलिक अधिकारों पर राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो पहली लाइन यही पता होनी चाहिए, लगाए जा सकते हैं। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ठीक बात है, डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनको डिफेंड करता है और गारंटी देता है, यानी उनकी रक्षा और गारंटी दी जाती है, एकदम सही है। तो सुरक्षा और गारंटी दोनों सुप्रीम कोर्ट है, सही बात है। Laws to enforce fundamental rights can be made only by the parliament and not by the state legislature. मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून केवल संसद द्वारा बनाया जा सकता है, राज्य विधान। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट लिखी। ऐसी स्टेटमेंट आपको ज्ञान दे रही है पूरा का पूरा, यहाँ से आप सीखो ये स्टेटमेंट पढ़ के, और आपको पता होना चाहिए चीजों का। Their application to the members of armed forces can be restricted or abrogated by the Supreme Court. क्यों? गलत बात है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, किसको? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कर सकती है ऐसा। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 33 में। अनुच्छेद 33 पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। देखो पहले क्या करते थे बच्चे जो है ना, आर्टिकल 14 से लेके 32 तक पढ़ते थे। अब मैं कह रहा हूँ 12 से 35 पढ़ना मजबूरी है, क्योंकि 33, 34, 35 बहुत इंपॉर्टेंट है। 12, 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट, छोड़ नहीं सकते फंडामेंटल राइट का एक भी आर्टिकल। कुछ आर्टिकल में बहुत ज्यादा टाइम लगाने का है, कुछ को कम लगा सकते बट छोड़ नहीं सकते, पता होना चाहिए। थोड़ा सा भी पता है तो आंसर कर देते आप। 1, 2, 3 ओनली करेक्ट है, या इसने क्या पूछा है? हाँ देखो इनकरेक्ट पूछा है अपने से, फोर्थ जो है इनकरेक्ट है, डी। डी। नेक्स्ट चलो, अगला क्वेश्चन बताओ क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर करो भाई साहब। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। एकदम सही बात है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास पर रोक लगाता है, किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इट डिफाइंस अनटचेबल। अरे अरे अरे, आर्टिकल नहीं डिफाइन करता हमारा कुछ भी, अनटचेबल्स को डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। एज दोज पीपल टेंटेड बाय, फिर आगे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे गलती होगी ना। हमने यही पकड़ ली, डिफाइन नहीं करता है, नहीं करता है, डिफाइन नहीं करता है, नहीं करता है। ये लो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब पनिशमेंट फॉर समबडी प्रैक्टिसिंग अनटचेबल। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है, कौन करता है फिर? प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन, जो सिटीजन प्रोटेक्शन जो है ना, उनका जो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है 1955 का, जिसका नाम बदला गया था 1976 में, तो उसके थ्रू जो है ये किया गया है, तो ना कि इसके थ्रू, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो है आपका 1976, उसके तहत जो है पनिशमेंट है। तो ये आप लिख लेना चाहिए, कहीं भी साइड में लिख दो, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 के तहत, 1955 के तहत, नाम चेंज किया है 1976 में तो सिर्फ। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के तहत सजा का प्रावधान है, ये लिख सकते हो। आर्टिकल 17 पढ़ते टाइम ये चीज पढ़ाई जाती है वैसे, ठीक है ना। आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो फिर आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। अभी ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए आपको।
जब रिवाइज कर रहे हो तो। ओके, तो इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट क्या पूछा है? तो गलत पूछा है। कौन सा गलत है आप बताओ? दूसरा और तीसरा गलत है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। गलत पूछा है ना, तो बी आपके दूसरा और तीसरा गलत है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, अगले का आंसर करो। करो, शाबाश। 10 क्वेश्चन हो गए हैं मेरे ख्याल से आपके, और 10 में से कितने सही है आप लोग देख लो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्कूल्स इज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड इवन ऑन वॉलंटरी बेसिस? देखो, यहां तक पढ़ना एक अलग बात है और यहां तक पढ़ना एक अलग। इस क्वेश्चन को समझने, मैं कहता हूं क्वेश्चन पढ़ने में और क्वेश्चन समझने में अगर 10-20 सेकंड आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा लगता है ना, वो वर्थ है। जल्दबाजी की क्वेश्चन समझा नहीं, आगे आंसर देने चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन समझना है पहले ढंग से, आराम से, शांत जो है ना दिमाग से, उसके बाद ही आंसर करो। तो इसमें क्या बोला कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड, आर्टिकल कौन सा पढ़ना था इसके लिए? 28, अनुच्छेद 28 में दे रखा है। तो कहां कहां पर? इवन ऑन वॉलंटरी बेसिस बोला इसने, इंस्ट्रक्शन अलाउड है, चाहे फिर वो वॉलंटरी बेसिस पे क्यों ना हो। तो देखो, जो इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट है, पूरी तरह से राज्य द्वारा, और यहाँ पे राज्य का मतलब भारत ही आ गया पूरा का पूरा। राज्य की डेफिनेशन जो है आर्टिकल 12 में जो दे रखी है वही बात कर रहा है यहाँ पर। तो राज्य के मतलब यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ना, कोई भी जो राज्य द्वारा संचालित संस्थाएं हैं पूरी तरह से, उनमें आप नहीं दे सकते हैं रिलीजियस एजुकेशन। तो पहली स्टेटमेंट जो है, यहाँ पर आपको नहीं दिया जा सकता रिलीजियस एजुकेशन। इसके अलावा बाकी फिर जो भी दे रखा है उसमें वॉलंटरी बेसिस पे तो हो ही सकती है, दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों मैं बिना ही पढ़े बता रहा हूँ, तीनों करेक्ट होगी। तो दूसरा, तीसरा और चौथा आप लोग पढ़ लेना इसको। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, यानी प्राइवेट स्कूल है, मान्यता मिली हुई है, तो उसमें भी वॉलंटरी बेसिस पे तो ले ही सकते हो। राज्य द्वारा प्रशासित है लेकिन डोनेशन वगैरह पे चल रही है। एंडोमेंट का मतलब क्या है? एंडोमेंट मतलब डोनेशन वगैरह से, डोनेशन वगैरह से अगर चल रही है तो वो एंडोमेंट होता है, ठीक है ना। वो वाल्यू में भी आप वॉलंटरी बेसिस पे, राज्य से सहायता प्राप्त है तो उसमें भी हो सकती है वॉलंटरी बेसिस। तो दूसरा, तीसरा, चौथा किसी भी आंसर में दिख रहा है? करेक्ट पूछा है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, लगा दो बी। चले अगले में, नेक्स्ट क्वेश्चन। With regards to constitutional provisions regarding equality provided to the people, which of the following statements are correct? लोगों को प्रदान की गई समानता के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है, करेक्ट बताना है, बताओ भाई साहब। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल। अनुच्छेद 16 जो है रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। आर्टिकल 15 आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, और आर्टिकल 16 जो आपको रोजगार के मामलों में। हालांकि रिजर्वेशन जो है वो आर्टिकल 15 जो है आपकी शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन की बात करता है। आर्टिकल 16 आपको एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन होती है, सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन होती है, वो अनुच्छेद 16 बात करता है। लेकिन लिखा क्या हुआ है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बात एकदम सही है, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओनली द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द प्रियम्बल एंड नॉट द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। क्यों नहीं है? प्रस्तावना में केवल अवसर की समानता थोड़ी है। प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दोनों लिखा हुआ है। स्थिति की समानता यानी स्टेटस की अपॉर्चुनिटी जो है, इक्वलिटी भी लिखा हुआ है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि इसने क्या लिखा? नोट द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। हाँ लिखा हुआ है, नोट नहीं लिखा हुआ है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दोनों है प्रस्तावना के अंदर, इसलिए गलत हो गया। तो प्रस्तावना को इस बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। करेक्ट बताना था, बता दो, केवल वन इज करेक्ट आंसर। ठीक है। किसी को किसी क्वेश्चन में कोई शक शुबा हो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो बाद में मेरे को कमेंट में लिख देना। उसकी समस्या का समाधान करने का पूरा कोशिश किया जाएगा, पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आप अच्छे से देख लेना है, अगर किसी में किसी को डाउट लगता है ना, तो कभी कभी हो सकता है ऐसा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following programs, schemes, acts has been formulated in order to implement the directive principle of state policy under Article 14, 4, sorry, under Part 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बोल रहा है डीपीएसपी के आधार पे से इनमें से कौन कौन सी स्कीम्स को फॉर्मुलेट किया जाता है डीपीएसपी के आधार पे। तो डीपीएसपी के आर्टिकल ढंग से पढ़े थे तो आंसर कर पाओगे जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 कहां से ड्राइव हुआ है? मैटरनिटी बेनिफिट, मातृत्व जो है लाभ अधिनियम, जिसमें महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को छुट्टी मिलती है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो है लीव मिल जाती है
26 वीक्स की आई थिंक कर रखी है अभी। तो वो छुट्टियां जो मिलती है वो किधर से, कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 42, अनुच्छेद 42, ठीक है ना? आर्टिकल 42 में लिखा हुआ है ऐसा। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा का नाम सुना है? उसी तरह स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है सालसा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डलसा होती है। तो ये सब किधर से ड्राइव्ड है? ये सब किधर से ड्राइव्ड है? आर्टिकल 39, और 39 में भी 39A, जिसे बाद में जोड़ा गया था कि किसी भी व्यक्ति को अन्याय का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मुफ्त जो है कानूनी सहायता मिलनी चाहिए सभी व्यक्तियों को। तो ये बात जो है आर्टिकल 39A, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, वहां पर लिखा गया है, ठीक है ना? तो वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा मेरे ख्याल से, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे कम ध्यान दूं, ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो थोड़ा देख लेना आप लोग अरेंजमेंट ये। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 किधर से आया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 किधर से आया? डीपीएसपी में याद है आप लोगों को? आर्टिकल 48 पढ़ा, उसके अंदर क्या जोड़ा बाद में? आर्टिकल 48A। कब जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो वहीं पर ये बात है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आर्टिकल 48 के ए के आधार पर है कि हमें पर्यावरण की संरक्षण करना चाहिए। तो ये भी डीपीएसपी से है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कहां से है? आर्टिकल 40 से है। आर्टिकल 40 से आपका पंचायतों का गठन करना चाहिए। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कौन सा आर्टिकल से ड्राइव्ड है? आर्टिकल 46 से ड्राइव्ड है। तो सारे के सारे ड्राइव्ड है भाई साहब, 5 के 5। ये तो हमने बता दिया आपको कौन कौन से आर्टिकल से। आप लोग देख लेना किसी को कोई डाउट लगे तो। लेकिन 1 2 3 4 5 कहीं लिखा हुआ ऑप्शन में? डी में लिखा हुआ है। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सारे के सारे कौन कौन से आर्टिकल से ड्राइव्ड है मैंने वो भी सामने बता दिया। तो आप लोग देख लेना अभी इसको इस तरह से। चलूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? चलो फिर अगला क्वेश्चन का आंसर करो। Consider the following statement. DPSP enjoys legal supremacy over all the fundamental rights. बताओ, तुम लोग बताओ इसका आंसर। इस स्टेटमेंट में क्या एरर है? क्या लग रहा है आप लोगों को? स्टेटमेंट में एरर ये है, इसको उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा कैसे लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, मैं लिख देता हूं इधर। 14 नंबर क्वेश्चन पे है ये उल्टा लिखा हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं, यहां पे क्या आना था? फंडामेंटल राइट्स enjoys legal supremacy over directive principles of state policy, ऐसा आना था। इसको उल्टा लिख दिया तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गई। क्लियर है? पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। बोल रहे संसद जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। बात बताओ तुम सही है कि नहीं है? कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किए बिना। संविधान के मूल ढांचे का, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो केशवानंद भारती केस में दिया गया था 1973 में, अगर उसका उल्लंघन किए बिना अगर आप करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किए बिना आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो दूसरी बात तो ठीक है, पहली बात गलत है। अब क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ओनली टू। तो टू ओनली करेक्ट हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में आ गए हम लोग क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन नंबर लिखे नहीं है, मैं लिखवा दूंगा अगली बार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सरदार सवर्ण सिंह कमेटी। सरदार सवर्ण सिंह कमेटी जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए बनी थी, उसके बारे में है ये क्वेश्चन। तो बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए? बोल रहे द कमेटी रेकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ ए न्यू शेड्यूल 13 ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने बोला नया पार्ट जोड़ लो, नया आर्टिकल जोड़ लो। पार्ट 4A जोड़ा था ना, पार्ट 4A जोड़ा था, आर्टिकल 51A जोड़ा था। तो ये वाली बात थोड़ी ना बोली थी उन्होंने, ये वाली बात नहीं बोली थी। तो फिर क्या है इसमें? ये वाली बात गलत हो जाएगी, फिर ये है इसमें। ठीक है, अगली बात क्या है फिर पढ़ो। अगली बात पढ़ो। द कमिटी वांटेड टू मेक ड्यूटीज जस्टिसिएबल बाय गिविंग पावर्स टू पनिश फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ड्यूटीज बाय सिटीजन। कमेटी ने ऐसा बोला था, देयर इज नो डाउट। सरदार सवर्ण सिंह समिति ने बोला था कि अगर पालन ना करे तो दंड का प्रावधान कर दो। तो ये बात बोली थी, ये बात तो सही है, बट ये वाली बात नहीं बोली थी। सरदार सवर्ण सिंह कमेटी हैड सजेस्टेड ड्यूटी टू पे टैक्सेस, बोला था कि पे टैक्स करना भी ड्यूटी बनाओ। ये दोनों बात सही है, सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने बताई थी, बट गवर्नमेंट ने दोनों बातें नहीं मानी। इवन जो है सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने जितनी भी जो
रिकमेंडेशन दी थी, उनमें से 8 रिकमेंडेशन जो है मानी थी, और टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को पहले जोड़ा गया था इनिशियली, और एक को 11वीं को बाद में जोड़ा गया था। आपको पता ही है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देना जो है, वो माता पिता का, शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य होगा, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, और बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ दिया गया। तो दूसरा और तीसरा जो है दैट इज द करेक्ट, तो सेकंड एंड थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट जो है गलत है आपका, तो केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म फेबियन सोशलिज्म? इनमें से फेबियन सोशलिज्म को कौन सा डिफाइन करता है, ये बताना है। अब ये फेबियन समाजवाद जो है, ये जब आप पॉलिटी पढ़ने शुरू करते हो ना, तो उस टाइम पे टर्म्स को देख लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज ये फेबियन सोशलिज्म ही एक टर्म है वैसे तो, जो बच्चों को परेशान कर सकती है। वो यहीं पे देख लो आप लोग, मैं बता देता हूँ, इसके लिए अलग से मत पढ़ने बैठ जाना कि अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, मैं फेबियन सोशलिज्म पढ़ूंगा। डोंट वेस्ट टाइम, जो बताए हैं टॉपिक्स उन्हीं पे ध्यान लगा के पढ़ लो। इसको मैं ही बता देता हूँ अभी क्या है फेबियन सोशलिज्म। इस पे पहले देख लें तुम लोग क्या आंसर करते हो। इट बिलीव्स इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन और आर्म्ड स्ट्रगल टू चेंज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ये फेबियन थोड़ी ना है, ये तो क्या है, संपूर्ण क्रांति सशस्त्र संघर्ष कर दो। ये सोशलिज्म फेबियन सोशलिज्म नहीं है। ठीक ठीक है ना, ये मार्क्स वाला है फिर। दे फोकस ऑन ओनरशिप ऑफ ऑल वेल्थ विद द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट, ऐसी भी बात नहीं करता फेबियन सोशलिज्म तो। फिर क्या बात करता, दे एडवोकेटेड फॉर द नेसेसिटी ऑफ द स्टेट एंड प्रोजेक्टेड इट एज ए अल्टीमेट आर्बिटर ऑफ द डिस्प्यूट्स। दे कॉल्ड फॉर वर्कर्स कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज, ऐसी भी बात नहीं करता है। फेबियन सोशलिज्म क्या बात करता है, ये ब्रिटिश ओरिजिन टर्म है फेबियन सोशलिज्म। इसमें क्या रहता है कि स्टेट होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, और स्टेट के अंदर ही हम लोग जो है वर्कर्स का भला कर सकें, और जो है ना एक ऐसा समाज डेवलप कर सकें। तो स्टेट की जरूरत को उसने बताया कि स्टेट जो है वो नेसेसरी है, राज्य की आवश्यकता की वकालत की है। तो वो फेबियन सोशलिज्म होता है। और राज्य के तहत रहते हुए, राज्य के अधीन रहते हुए हम लोग जो है समाजवाद जो है अगर हम लोग डेवलप कर सकते हैं, तो दैट इज द फेबियन सोशलिज्म। तो सी करेक्ट हो जाएगा। सी स्टेटमेंट को 3 बार कम से कम पढ़ना, ताकि आप लोगों के दिमाग में इधर फिट हो जाए व्हाट इज फेबियन सोशलिज्म। ओके, नेक्स्ट। The constitutional provision with respect to the cooperative socialist societies is are present in which of the following provisions of the constitution? सहकारी समितियों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में किसमें मौजूद है? यानी कहां कहां कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में दे रखा है, ये पूछना चाहते हैं हमसे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपने सुना होगा ना नाम, कुछ लोग मिलकर कार्य करते हैं तो वो कोऑपरेटिव्स होती है। कहाँ कहाँ लिखा हुआ है देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स में है, बिल्कुल है। कहाँ पे है? आर्टिकल 19 जब आप लोग पढ़ोगे, उसमें 6 प्रकार की आपकी फ्रीडम है। कौन कौन सी? एक है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक है राइट टू असेंबल पीसफुली, यानी आपको सभा या संगठन बनाने का अधिकार है। उसके बाद है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, तो वहां एसोसिएशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का भी तो अधिकार है, तो इसलिए। उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने का अधिकार, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी फॉर टेरिटरी। उसके बाद रेजाइड करने का अधिकार कहीं भी पूरे भारत में। उसके बाद ऑक्यूपेशन करने का अधिकार। ये आपकी 9 में, आर्टिकल 19 में 6 आपकी फ्रीडम है। तो आर्टिकल 19 के सी में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, आर्टिकल 19 के सी कॉलम में ये बात लिखी हुई है, जो आपको पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स में तो है डीपीएसपी, इसके कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। डीपीएसपी में कहा है? आर्टिकल 43 में ए, सॉरी, आर्टिकल 43 में बी, आर्टिकल 43 बी जो है उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन करना चाहिए। ठीक है, तो डीपीएसपी 43 बी जो है वहां पर लिखा हुआ है, बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था? 97वें संविधान संशोधन 2011। जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बात आ जाए, और जब भी पूछा जाए कहीं भी, चाहे डीपीएसपी चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी पूछे, 97वां संविधान संशोधन 2011 एक ही आंसर है, सोचना ही नहीं है। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। एजुकेशन वाली बात जैसे है, 6 से 14 वर्ष वाली बात हो कुछ भी, तो कब है? उसके लिए कौन सा याद रखोगे? 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, तो ये बातें कुछ एक है जो आपको दिमाग में सेट ही हो जानी चाहिए। पार्ट 9 बी, ये भी 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का उल्लेख है। तो ये तीनों ही बातें एकदम सही है, तीनों में ही है, तीनों में है, तो डी आंसर, डी आंसर, यानी 1 2 3। कहाँ कहाँ पूछा था इसे, कहाँ कहाँ इसके प्रावधान मौजूद है? इन तीनों में ही है। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से तीनों, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो।
With reference to the Kesavanand Bharti case 1973 judgment, which of the following statement given below is incorrect? क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। तो पहले तो क्वेश्चन को दो बार पढ़ लो, इनकरेक्ट बता दो फिर मेरे को कौन सा है। इट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। आपको पता होगा इससे पहले जो है एक केस आया था, बेरूबारी केस। बेरूबारी केस में प्रियम्बल को पार्ट नहीं माना था ना। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी केस में प्रियम्बल को संविधान का भाग नहीं माना था, बट केशवनंद भारती केस में प्रियम्बल को पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना था। तो पता होना चाहिए आपको ये बात। फिर लिखा हुआ है, इट स्टेटेड दैट द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्या पार्लियामेंट जो है संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने का अधिकार है। बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन मत करो, कुछ भी छीन लो, हमें क्या दिक्कत है। उसके बाद बोल रहा है, इट लेड डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। एकदम ठीक बात है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यह माना गया कि 24 अप्रैल 1973 इसे बुनियादी संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। तो 1973 की जजमेंट में ही बुनियादी वाली बात जो है ये की गई थी। ठीक है। फिर बोल रहा है, इट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इनेक्टेड आफ्टर अप्रैल 24 1973 आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। यह माना गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधन न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं। ये बात जो है ना आपको पता होनी चाहिए ठीक से, क्या मामला है ये ऊपर वाली तीनों स्टेटमेंट सही है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। चौथी स्टेटमेंट में एरर है, यानी ये इनकरेक्ट है। डी आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। अब मेरी बात सुनो। एक 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब आप बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किए बिना कुछ भी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट को ये बात बता दी थी। अब इसके बाद भी पार्लियामेंट जो है ऐसा गड़बड़ कर रही है कुछ कि शेड्यूल जो है आपका 9 के अंदर डाल रही है। अनुसूची 9वीं आप लोगों ने पढ़ ली होगी शायद, अभी तक पॉलिटी में नहीं पढ़ी है तो पढ़ लोगे। तो अगर 9वीं अनुसूची में डाल रही है, इसका मतलब क्या है? आप कुछ गलत कर रहे हो क्या? तो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करना ही नहीं है आपको, फिर शेड्यूल 9 में डालने की जरूरत क्या है? आपने शेड्यूल 9 को भर दिया पूरा का पूरा। गलत बात है ना। तो इसलिए बाद में 2007 में बोला इवन सुप्रीम कोर्ट ने कि 1973 के बाद का, यानी केशवानंद भारती में जो 24 अप्रैल 1973 के बाद का कोई भी अगर कानून है जो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, वो क्या होगा? उसको नल और वॉइड करार दे दिया जाए। आप नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो वो जुडिशियल रिव्यू उस पर होगा ही होगा। अदरवाइज जुडिशियल रिव्यू से बाहर रख कर दिया गया था। ठीक है। 9वीं अनुसूची में डालने के बाद जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाता था। लेकिन अब क्या बोला 2007 में कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के किसी मामले को अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किया तो जुडिशियल रिव्यू उस पर होगा। इसलिए, लेकिन ये केशवानंद भारती केस में नहीं बोला था ना, इसलिए गलत हो गया। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वाली बात केशवानंद भारती केस में नहीं बोली गई, बट उसके बाद वाले जुडिशियल रिव्यू के लिए हो गए। ये बात 2007 में बोली गई। बस ये बात याद रख लेना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो फिर। 18 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। With reference to the proclamation of the national emergency in India, consider the following statement. भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कर दो भाई विचार फटाफट से। क्या विचार करोगे तुम लोग? करो जल्दी से। करेक्ट इनकरेक्ट जरूर देख लेना। बोल रहा है द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी वाज प्रोक्लेम्ड इन वेक ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। सही बात है कि गलत है? पहली नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी? 62 में नहीं लगी थी क्या? इंडो चाइना, याद है? दूसरी लगी थी फिर 71 में, तीसरी 75 से 77। तो ये देख लो कब लगी थी, कैसे लगी थी। तो फर्स्ट नहीं लगी थी, 1962 में लगी थी। तो आपको पता होना चाहिए, ये वाली बात जो है गलत हो गई आपकी। नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 वाज प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस। जो 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल था वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। बिल्कुल लगाया गया था, ये वाली बात एकदम करेक्ट है। दूसरी करेक्ट स्टेटमेंट है। 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति, इसीलिए बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार आई भारत में, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी देश में पहली बार, जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या रख दिया? शब्द, नया शब्द डाला, नया वर्ड क्या डाल दिया गया? आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। अब तो आंतरिक अशांति वर्ड ही नहीं है वहां पर, सशस्त्र विद्रोह लिख दिया वहां पर। तो पहले उस टाइम पर किस आधार पर लगी थी? आंतरिक अशांति के आधार पर लगी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। बिहार मूवमेंट वाज ए पीसफुल प्रोटेस्ट लॉन्च्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज आफ्टर द नेशनल। अरे भाई साहब, आफ्टर करते तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
पहले पहले हुआ था ये, तभी तो आपातकाल लगे थे, क्योंकि हर स्टेट के अंदर जो इस प्रकार के मूवमेंट हो रहे थे, तो अपोजिशन जो है वो खिलाफत सा कर रही थी, तो इसलिए जो है गड़बड़ हो रही थी थोड़ी, तो इसलिए इमरजेंसी लगाई गई थी। तो पहला और तीसरा तो गलत है स्टेटमेंट, दूसरा सही है, तो फर्स्ट एंड थ्री आर इनकरेक्ट। क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, ओनली टू, ओनली टू इज करेक्ट। करेक्ट पूछा है तो ओनली टू हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है तो वन एंड थ्री हो जाएगा। आप लोग देख लो इसको ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन था, 19 नंबर क्वेश्चन था, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन था ये आपका, 19 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। Under which of the following circumstances the imposition of president's rule in state under आर्टिकल 356 वुड बी कंसिडर प्रॉपर? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन उचित माना जाएगा? उचित और अनुचित, तो इसमें पूछा है उचित माना जाएगा कौन से मामलों में? आर्टिकल 356 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं किसी राज्य में, तो इनमें से कौन कौन से मामले में लगाया गया तो उचित माना जाएगा, ये पूछा गया। करो आंसर फटाफट से। बोल रहा है वह कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जब आप आर्टिकल 356 पढ़ते हो ना, हमेशा दो आर्टिकल साथ में पढ़ा करो, 355 और 365। ठीक है, इनमें कुछ बात लिखी हुई है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बात पढ़ी हुई है तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या बात है? कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड। क्या है? एक कहता आर्टिकल कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान रखना है किसी भी राज्य के अंदर जो है वो संवैधानिक तरीके से सरकार चलाई जा रही है कि नहीं चलाई जा रही है। और दूसरा जो है डायरेक्शन दी जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई और स्टेट गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है या दिक्कत कर रहा है कुछ भी, तो ऐसी स्थिति में जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 के तहत। तो आर्टिकल 355 365 पता होना चाहिए। ये वाली बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। When after general election to the state assembly no party secures a majority, तब भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी पार्टी ने जो है बहुमत नहीं लेकर आ पाई चुनाव के बाद, तब भी क्या लगाया जा सकता है? आपातकाल लगाया जा सकता है 356 के तहत। When the state government is deliberately acting against the constitution and the law, बिल्कुल आर्टिकल 355 और 365 पढ़ लिया तो दोनों स्टेटमेंट समझ में आ रही है। जब राज्य सरकार जानबूझकर संविधान और कानून के विरुद्ध कार्य कर रही हो, देखो देश की एकता और अखंडता में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पूरा देश चलना चाहिए, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना ही देखना। अगर कोई सरकार नहीं फॉलो कर रही है तो वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, तीनों करेक्ट है। चौथी में क्या बोल रहा है? व्हेन देयर इज ए मैल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट और एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट एनी स्टेट मिनिस्ट्री, अगर जब राज्य में कुप्रशासन हो या राज्य के किसी मंत्रालय पर भ्रष्टाचार के आरोप हो, देखो ऐसा मामले में उचित नहीं है। ये उचित और अनुचित जो है कोर्ट के द्वारा बताया गया कि इस मामले में उचित है, इस मामले में अनुचित है। बट ये जो है अगर कुप्रशासन हो यानी मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर राज्य में जो है भ्रष्टाचार, किसी मंत्रालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ, तो वहां पर आप राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाना चाहिए। ये उचित नहीं माना जाता है, इसको अनुचित माना जाता है। तो इसलिए चौथा जो है वो आपका आप हटा देंगे। 1 2 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। 1 2 3। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 यानी बी इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अच्छे से किए होंगे अटेम्प्ट इनको, और किए हैं तो मुझे बताओ स्कोर क्या था। अगर 10 से 15 के बीच में ठीक कर पाए हो, इट मीन्स योर पॉलिटी इज मॉडरेट। 15 प्लस, इट मीन्स योर पॉलिटी इज वंडरफुल। 10 नीचे, अंडर 10 हो, तो इसका मतलब थोड़ा रिवीजन और करो, थोड़ा अच्छे से करो। क्वेश्चन टफ नहीं है, सोच कितना पाए उस पर डिपेंड करे। ठीक है। सो इसी के साथ जो है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के माध्यम से कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैं। बाकी आप लोगों को भी कुछ और चाहिए तो इस चैनल पे हम लोग कंटेंट पर पूरा काम करने की कोशिश करेंगे, आपके अच्छी तक आप बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।